मायावती के अंदर आज भी उतना लोहा बाकी है कि सबको सीखचों में बंद कर देंगी और न जाने क्या जादू चलता है। हर जगह आकर वो एकदम से बोलती है। तो मायावती कुछ उसी अंदाज में काम करने वाली है, शायद इसीलिए उनको आयरन लेडी कहते हैं। मायावती इस तैयारी में धीमे धीमे इसलिए चल रही हैं ताकि उनके तुरुप का इक्का अति पिछड़ी बिरादरी को भारत की राजनीति में स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो मायावती ने किया है। पिक किया, उठाया और उसके लीडरशिप को डेवलप किया। उस लीडरशिप को मंत्री बनाकर गाड़ी दी, भौकाल दिया, लाल बत्ती दी, एस्कॉर्ट दिया। ब्यूरोक्रेसी उनके आगे झुक के रहती थी। बर्थडे पे सब उनको वर्दी में, मैंने डीजीपी विक्रम सिंह को वर्दी में उनको केक खिलाते देखा और नंबर लगते थे कि कैसे कौन बहन जी को केक खिलाए। आ गया आजम खां का रिप्लेस आ गया। लेकिन जो जलजला था 18 विभागों का मंत्री। अब वीडियो आप देखते हैं। जी बहन जी, जी बहन जी। अरे बाप रे बाप, आनंद कुमार का जलजला था। मायावती का सगा भाई था जिसको मायावती मुंह लगा के रखी थी, वो बाबू सिंह कुशवाहा से कह दे कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हमारा काम करेंगे। मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश की रोज बातें होती हैं, लेकिन आयरन लेडी मायावती क्या कर रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि किसी मुगालते मत रहिएगा। आज उन्होंने पिछड़े समाज, अन्य पिछड़े समाज की एक बड़ी बैठक ली है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बहुत ही, मनोज जी, साइलेंटली। मायावती को अगर आप गौर करें तो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू से ही साइलेंट मूव के साथ रहता है। वो दबदबा के घड़घड़ा के सबके सामने नहीं आ जाती है। उन्होंने दिल्ली में बैठकें ली हैं, उन्होंने लखनऊ में बैठकें ली हैं, आज उन्होंने पिछड़े समाज की बैठक की है। पिछले समय उन्होंने दलित समाज की एक बैठक ली थी। सारे कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग मूव करने के लिए कहा था। अब तक 2 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं। लगातार देश में जो भी गतिविधियां हो रही हो, बंगाल का चुनाव हो, कहीं पे कोई हिंसा हो, चुनाव आयोग की चौखट पर राहुल गांधी का वोट चोरी का मसला रहा हो, हर जगह आकर वो एकदम से बोलती है। ब्राह्मणों का मसला रहा हो। ब्राह्मणों का मसला तो बहुत ही तेजी से रहा। सडन अटैक करती हैं वो आके। जैसे आपने फिल्मों में देखा है कि बस वो हीरो की मां को पकड़ लिया और पहाड़ी के नीचे ढकेलने ही जा रहा है, तब तक पीछे से एक आया, धाड़ से डंडा मारा। आपको मालूम ही नहीं कि हीरो था कहां, लेकिन हीरो आता है। तो मायावती कुछ उसी अंदाज में काम करने वाली है, शायद इसीलिए उनको आयरन लेडी कहते हैं। अब मायावती का ध्यान सीधे तौर पर ओबीसी वर्ग पर गया है और ओबीसी को थोड़ा सा और छान लें तो अति पिछड़े की तरफ गया है। क्योंकि मैंने प्रदेश में 2 लोगों का कल्याण खूब तरीके से देखा है ओबीसी में, एक यादव, एक कुर्मी। ये 2 पिछड़े वर्ग बहुत तेजी से राइज किए हैं। इनकी लीडरशिप इनकी जबरदस्त है, बल्कि कुर्मियों को लेकर तो दल भी है और यादव पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। बाकी पिछड़े दलों का क्या है? तो मायावती की ये जो प्रैक्टिस है, ये जो ब्लूप्रिंट है, जो इसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रही हैं, उस तैयारी में एक नाम है पिछड़ा वर्ग, लेकिन असल में कुर्मियों के साथ साथ वो अन्य पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा जोर दे रही हैं। जैसे राजभर हो गए, जैसे बघेल हो गए, जैसे सैनी मौर्य हो गए, ये सारे जो नोनिया चौहान हो गए, ये सारे वो वर्ग हैं जिनको लेकर थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है कि जिसकी बागों में बहार है, वोट उसके पार है, उसके साथ है, उसको उसके ही बैलेट बॉक्स में गिरेगा आके। लेकिन मायावती को ये तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है, या मायावती इस तैयारी में धीमे धीमे इसलिए चल रही हैं ताकि उनके तुरुप का इक्का एकदम से किसी की नजर में ना आ जाए। वो ऐन वक्त पर क्या फैसला लेगी। देखिए, याद करिए ना, जब सरकार बचाने के लिए वोटिंग चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो लगा था कि मायावती चली जाएंगी भाजपा के साथ। एक वक्त लगा था, लालजी टंडन उनको राखी बांधते थे, हमेशा से मायावती को बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता था। उसको देख, और सरकार भी बनाई थी कई बार बीजेपी के समर्थन में, उसको देख के लगता था कि मायावती
एक तरफ तो जाएंगी और कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाएंगी, लेकिन जैसे ही मायावती का मसला आया उन्होंने माइक को ऑन किया और कहा कांग्रेस और भाजपा में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इसलिए मैं इस पूरे सदन का वॉकआउट करती हूं। और वो वॉकआउट करके चली गई और अंततः उन्होंने सबको चौंका दिया। तो उस चौंकाने वाले फैक्टर का नाम है मायावती। मायावती ने अपने आज की बैठक में अन्य पिछड़ा समाज से कहा है कि 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी, 7 से लेकर 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार, उसमें अति पिछड़ा समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आप फिर उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ, जैसे 2007 में आप लगे थे, 27 में भी वैसे लगो। मनोज जी, भारतीय राजनीति में और खासकर यूपी की राजनीति में मायावती एक ऐसी नेता है, बसपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पिछड़ों में अति पिछड़ों को सबसे पहले भागीदारी दी, और भागीदारी ही नहीं दिया, उनको सम्मान दिया, उनको मंत्री बनाया, उनको सांसद बनाया, उनको राज्यसभा भेजा, उनको सर्वोच्च पदों पर बैठाया, उनको विधानसभा अध्यक्ष बैठाया, ऐसी ऐसी बिरादरियों को आगे बढ़ाया जिनकी कोई राजनीतिक भागीदारी या महत्वाकांक्षा नहीं होती थी। एक एक बिरादरी को उन्होंने पिक किया, उठाया और उसके लीडरशिप को डेवलप किया। उस लीडरशिप को मंत्री बनाकर गाड़ी दी, भौकाल दिया, लाल बत्ती दी, एस्कॉर्ट दिया और कहा कि अपने इलाके में जाओ और बताओ कि बहन जी ने, बसपा ने तुम्हें मंत्री बनाया। उस समाज को उन्होंने जोड़ा। मैं उदाहरण के स्वरूप अगर बात करूं तो नोनिया चौहान बिरादरी, उन्होंने नेता खड़ा कर दिया, दारा सिंह चौहान को खड़ा कर दिया, अन्य नेताओं को खड़ा कर दिया। दारा सिंह चौहान को संसदीय दल का नेता बनाया बसपा का लोकसभा में, जब बहन जी राज्यसभा में थी तब। और जब लगभग 22 सांसद थे लोकसभा में बसपा के, उस वक्त संसदीय दल का नेता दारा सिंह चौहान थे, नोनिया बिरादरी से आते थे। उनको उन्होंने छात्र राजनीति से उठाया, वो मुलायम सिंह के साथ रहे, फिर उसके बाद उनको राज्यसभा भी भेजा दारा सिंह चौहान को। तो ऐसे में उन्होंने दारा सिंह चौहान जैसे नेता को आगे बढ़ाया, उन्होंने सुखदेव राजभर को आगे बढ़ाया, उन्होंने बरखूराम वर्मा को आगे बढ़ाया, उन्होंने आर.के. चौधरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने राम प्रसाद चौधरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को आगे बढ़ाया, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया, उन्होंने लालजी वर्मा को आगे बढ़ाया, रामअचल राजभर को आगे बढ़ाया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आगे बढ़ाया, ब्राह्मण समाज में ब्रजेश पाठक को आगे बढ़ाया, सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया, रामवीर उपाध्याय को आगे बढ़ाया। ऐसे में बहन जी ने एक ऐसी लीडरशिप दी यूपी में जिन्हें कोई पूछता नहीं था। आजादी के बाद से नोनिया बिरादरी, राजभर बिरादरी, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया, सम्मान दिया। और उन बिरादरियों को आप सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर बसपा के बनारस के जिलाध्यक्ष रहे हुए, ठीक बात। संजय निषाद ने काशीराम और मायावती के नेतृत्व में काम किया हुआ है। दारा सिंह चौहान, उन्होंने मायावती के नेतृत्व में काम किया हुआ है। ब्रजेश पाठक, उन्होंने काम किया हुआ है। एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उस बिरादरी को, बघेल बिरादरी को उन्होंने चुनाव में लड़ाया, जिताया, राज्यसभा में भेजा, सब कुछ किया। आप देखिए कि ये जो नरेंद्र कश्यप हैं, यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा समाज के मोर्चे के, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नरेंद्र कश्यप दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री हैं, उनको एमएलसी बना के बीजेपी ने मंत्री बनाया हुआ है, राज्यसभा में भेजा। और आप देखेंगे तो दलितों के लिए ही नहीं बल्कि अति पिछड़ी बिरादरी को भारत की राजनीति में स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो मायावती ने किया है। और उसी की नकल बिहार में नीतीश कुमार ने किया। अति पिछड़ी बिरादरी को अपने महादलित और महापिछड़ा अति पिछड़े लोगों को नीतीश कुमार ने, यानी जो काशीराम और मायावती की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी 2005 में, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में उस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर लिया और वो सफल रहे और आज तक सफल है। आज भी तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। तो ये बोलिए कंप्लीट करिए। तो ये स्टाइल रही है मायावती की, और वो ऐसे लोगों को बनाती थी और वो कहती भी थी कि
ये लाल बत्ती लो, ये मंत्री बनो और अपने इलाके में जरूर जाओ। अरे बुंदेलखंड जैसे इलाके से 8-8 लाल बत्ती थी। हाँ। नसीमुद्दीन, बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, न जाने कितनों को लाल बत्ती दे दी उन्होंने कि बुंदेलखंड में हमारा वोट बैंक है। हाँ। मुझे लगता है एक फ्लॉ की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जितनी बार बसपा टूटी है, हाँ। जितनी बार बसपा के नेता बागी हुए हैं, जितनी बार मायावती के कान भरे गए, उसमें हुआ क्या? अगर आप देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा निपट गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, रामअचल राजभर चले गए, आर.के. चौधरी चले गए। मायावती ने शुरुआती तौर पर काशीराम के निकट जितने भी लोग थे, सबसे पहले उनको खुद किनारे किया, फिल्टर कर दिया। उनको लगता था कि ये साहब के लोग हैं और ये पुरानी परिपाटी से चलना चाहते हैं। इनको वो लीडरशिप चाहिए थी जो इनके खिलाफ काशीराम से जाके शिकायत ना करे, इनके अधीन रहे। क्योंकि मायावती ने काशीराम का जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स थी ना, सॉफ्ट से मेरा मतलब है वो एग्रेसिव नहीं थे, मायावती ने उसमें एग्रेशन डाला, मायावती ने उसमें पैसा डाला। क्योंकि बसपा के पास पैसा नहीं था, तो जैसे गौर इंडस्ट्रीज को उन्होंने पकड़ा, जेपी तो उनको पकड़ा, उसके जरिए पार्टी में फंडिंग आई। पार्टी को ग्रो करने के लिए उन्होंने लोगों से गिफ्ट लिए, चाहे वो सोने के मुकुट हो या कैश हो या नोटों की माला हो, या कि आपने टिकट दिया तो आपको एक टोकन देना है भाई, ताकि पार्टी कैसे आपको फंड कैसे करेगी चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये करके मायावती लाई। लेकिन हुआ क्या, जो लोग टूटे मायावती से, उससे एक समय आया, कभी कभी नहीं होता है, एक फलदार वृक्ष होता है जिसको आप कितना भी कलम करते चले जाएं, लेकिन उसके फल निकलना बाकी रहते हैं, हमेशा वो फल देता है। धीमे धीमे मायावती के पास लीडरशिप की कमी आ गई। वक्त ऐसा था कि वो ऑफिसर्स की कोटरी से आपस में गिर गई, चाहे वो शशांक शेखर हो या विजय शंकर पांडे हो या नेतराम हो या फतेह बहादुर हो या नवनीत सहगल हो। एक तरफ से उन्होंने अपना सबॉर्डिनेट पैदा कर दिया, शशांक शेखर। अब शशांक शेखर जो कहते थे होता वही था। हालांकि शशांक शेखर को जम के डांटती भी थी और बुरी तरह डांटती थी। ब्यूरोक्रेसी उनके आगे झुक के रहती थी। बर्थडे पे सब उनको वर्दी में, मैंने डीजीपी विक्रम सिंह को वर्दी में उनको केक खिलाते देखा और नंबर लगते थे कि कैसे कौन बहन जी को केक खिला दे। लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी की सुन सुन के धीमे धीमे बसपा की लीडरशिप चली गई। आज की तारीख में मायावती उसी लीडरशिप को दोबारा मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इसमें से नए लीडर लाए जा सके, नए लोग, नई लीडरशिप खड़ी की जा सके। और उसका तरीका यह कि देखिए, एक बात यह भी होती ना, कहते नहीं है दुकानों के आगे लिखा होता है 200 साल पुराना इतिहास, ठीक है, फ्रॉम 200 ईयर्स। तो हम लोग सोचते हैं ये प्रोडक्ट इतना पुराना है। तो मायावती का जो फैक्ट्री है, जो मायावती की, उसमें कोई उनका फोन उठाने वाला टेलीफोन ऑपरेटर, कोई पानी पिलाने वाला, कोई रसोईया, कोई गाड़ी का ड्राइवर, ये सब कहाँ पहुंचे हैं, किसी को कुछ के। शी नोज कैसे लीडर पैदा करना है। तो मुझे लगता है एक बार जैसे ही ये कास्ट लेवल पर जो तैयारी कर रही हैं, उनका ब्लूप्रिंट और संजाल नीचे, क्योंकि लोग थ्रस्ट है। आपने कहा ना कि मायावती कई बार टूटी, उनकी पार्टी को तोड़ा गया। आप एक नजर मनोज जी दौड़ा लीजिए यूपी की राजनीति में। लोग कहते हैं ना कि फला पार्टी राजनीति की नर्सरी है और वहां से नेता पैदा है, ठीक है। मैं काशीराम और मायावती को, और खासकर मायावती को, राजनीति का सबसे बड़ा नर्सरी मानता हूं, और खासकर यूपी में। बिल्कुल, हम नाम गिना देते हैं। इतनी बार जाने के बाद अगर कोई पार्टी फिर ग्रो कर जाती है तो वो आधा दर्जन से ज्यादा यूपी योगी सरकार के मंत्री मायावती के हैं। नर्सरी देखिए, मतलब यूपी की सियासत में जो नेता हैं, अगर नाम आप देखेंगे तो सब मायावती की नर्सरी से निकले हुए हैं, काशीराम की नर्सरी से निकले हुए हैं। अब सोनेलाल पटेल, जो अनुप्रिया पटेल पार्टी चला रही है, अपना दल सोनेलाल जो है, अपना दल के सोनेलाल पटेल जो थे, वो भी तो मायावती की पार्टी के थे। आज राजभर समाज की पार्टी चला रहे ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं के। संजय निषाद पार्टी के नाम पर
राजनीति कर रहे संजय निषाद उन्हीं के। ये 3 बड़े घटक है ना यहाँ। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। यहां पर आप देखिए, चाहे वो अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा हो, बहुत सम्मान पा रहे हैं सपा में, चाहे वो राम अचल राजभर हो, वो सब कहां पे मायावती की नर्सरी से पैदा हुआ। हाँ, वही से पैदा। बाबू सिंह कुशवाहा का जौनपुर के सांसद, सपा के, आज सपा के, वो मायावती के प्रोडक्ट, सब कुछ मायावती की। मायावती के बाद से नंबर 2, और बाबू भाई के नाम से प्रसिद्ध बाबू भाई अपने समाज के, कुशवाहा समाज के, मौर्य समाज के, सैनी और शाक्य समाज के, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े नेता हैं। हाँ हाँ, इतने लोगों की नौकरियां बाबू सिंह कुशवाहा ने दी है, इतने नौकरी दी है, इतनी नौकरी दी है, और सर बिना पैसे के नौकरी दी है। अपने समाज को बाबू सिंह कुशवाहा ने बहुत नौकरी दी है, और बाबू सिंह कुशवाहा का बहुत रिस्पेक्ट है अपने समाज में। 4 से 5% वोट है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को बाबू सिंह कुशवाहा जैसा खड़ा करके रखा, क्योंकि एक ही समाज है। वो मौर्य है, वो कुशवाहा है। धर्म सिंह सैनी। आप सोचिए, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, कितने बड़े नेता, विपक्ष के नेता, पार्टी के सब कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब। दारा सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मायावती के, सतीश मिश्रा तो जाइंट है, उनकी तो बात ही छोड़िए। इतने लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आ गया 18 विभाग वाला मंत्री आ गया, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा नेता आ गया, आजम खां का रिप्लेस आ गया। लेकिन जो जलजला था, 18 विभागों का मंत्री। अब वीडियो आप देखते हैं, जी बहन जी, जी बहन जी, नसीम जी बहन जी, वो वीडियो देखा आपने? जिस नसीमुद्दीन को लेकर अखिलेश यादव जी प्रफुल्लित हैं, जिस राम अचल राजभर को लेकर, लालजी वर्मा को लेकर, इंद्रजीत सरोज को लेकर, राम प्रसाद चौधरी को लेकर, बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर अखिलेश यादव प्रफुल्लित हैं, जिस ब्रिजेश पाठक को लेकर, दारा सिंह चौहान को लेकर, एसपी बघेल को लेकर, नरेंद्र कश्यप को लेकर, भारतीय जनता पार्टी, योगी, मोदी, अमित शाह की एरा प्रफुल्लित है। वो सब मायावती की नर्सरी से पैदा हुए लोग हैं। गौर कीजिए, आप देखिए कितनी बड़ी लेगेसी यूपी की सियासत को दिया है मायावती ने, बसपा ने। आप देखिए सारे बड़े नेता हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, और सब, रामवीर उपाध्याय ब्राह्मणों के कितने बड़े नेता थे, ब्रज क्षेत्र के कितने बड़े नेता थे, दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, लेकिन बड़े नेता थे ये सब। मुनकाद अली अभी तो हैं यहाँ पे, कब तक रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, बहन जी के साथ कब तक कोई रहे। कितनी बार बसपा को, बहन जी को तोड़ने की कोशिश की गई, अरे वो टूटी भी। वो गौर करिए ना, मीराबाई गेस्ट हाउस वाला कांड, जिसमें कुछ अफसरों के तबादलों को लेकर काशीराम बिफर गए। अब सर एक चीज बताएं आपको, पिछला 22 का चुनाव याद करिए, 22 के चुनाव में मायावती की नर्सरी से निकले हुए 2 नेता, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जिस दिन ज्वाइन करते हैं, उसी दिन समाजवादी पार्टी का रौला बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच जाती है। और ऐसे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जिन विधायकों का टिकट कटने वाला होता है, वो बाल बाल बच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट नहीं काटती है। इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, और अखिलेश यादव इन दोनों को लेकर हर्षित, प्रफुल्लित, अपनी पार्टी से बड़े नेताओं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आए बाएं साएं कैसे भी वीरेंद्र सहवाग जैसे बैटिंग की, लेकिन अखिलेश यादव जी चुप। अपने लोगों से कहते थे कि मैं चाहता हूं कि ये आदमी आराम से निकल जाए, पार्टी से चला जाए, जिस दिन चला जाएगा मैं गोमती स्नान कर लूंगा, आप समझिए। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी कि अरे चुप रप, नहीं बोल सकते थे। आप सोचिए, तो ये कौन थे? ये बसपा की नर्सरी से पैदा हुआ नेता। ये जब जो दूसरी पार्टी पा जाए तो उसको सोचे कि आहा असली वाला आ गया, बहुत बड़ा नेता आ गया भाई। अब देखिए, आप जितनी भी बात बता रहे हैं, माफ कीजिएगा जी, उस हर बात में थी जरूर लगा हुआ है। हाँ ठीक है जी, मैं उस थी के विवरण पर थोड़ा जाना चाहता हूं। वो थी क्यों, वो थे क्यों, वो हैं क्यों नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है बहन जी का कान का कच्चा होना। 2007 में जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद मायावती ने सरकार बनाई,
इसके बाद लगभग 118 टिकट काटे, 80-82 अपने ही मंत्रियों के खिलाफ, मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच को सैंक्शन दिया कि हाँ करो, सजा देंगे इनको। अपने ही विधायकों और मंत्रियों को जेल भेजा, चाहे पुरुषोत्तम हो, चाहे शेखर तिवारी हो या आनंद सेन हो। ये सारा कुछ वो करती चली गई और उनको लगा कि इस नर्सरी में मतलब रहे ना रहे हम महका करेंगे। तो वो महक जाती रही और अपने लोगों को वो किनारे करके नाराज होती रही। वो नाराजगी और किनारे करने की मायावती की जो सियासी अदा है वो आज भी जिंदा है। कैसे? अब वो कभी अपने भतीजे को किनारे कर देती है, कभी फिर ले आती है कि यही सब कुछ है, कभी फिर पकड़ के उसको नीचे कर लेती हैं। आकाश आनंद जी, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि सरकार थी 2009 के आसपास की बात है। बाबू सिंह कुशवाहा नेक्स्ट टू मायावती थे और मिनी सीएम कहलाते थे। ठीक है, बाबू सिंह कुशवाहा, बाबू भाई एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, एक उसमें बाबू भाई थे और एक बहन जी के बाबू भाई उसमें परेश रावल थे बाबू भाई। उस जमाने में कोऑपरेटिव था उनके पास, बाबू सिंह कुशवाहा के पास खनन था, खनन और आबकारी भी बाबू सिंह कुशवाहा के पास था। अब ऐसे में अचानक एक कन्फुसई हुई मायावती के कान में और अचानक पोंटी चड्ढा को आबकारी की जो वसूली है उसका सारा काम दे दिया गया। पोंटी टैक्स, ये पोंटी टैक्स, माफ कीजिएगा मैं खनन की बात कर रहा हूं। पोंटी चड्ढा के पास तो सारा काम था ही शराब का, और शराब का इस तरीके का काम था कि आप किसी दूसरी कंपनी की शराब खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि पोंटी चड्ढा जो शराब आपको बेचेगा वो शराब आप लेंगे। उसी को सबसे बड़ा वो बना दिया था कि ज्यादा दारू की दुकान पे जाओ तो 10 रुपए 15 रुपए 25 रुपए 35 रुपए तक, अच्छा उस जमाने 25 रुपए से 35 रुपए तक भाई साहब पोंटी टैक्स। और आप दुकान पे खड़े हो तो बोलते थे माया टैक्स। ठीक है, उस समय का CL2 FL2 होती है। अच्छा, CL2 का मतलब होता है कंट्री लीकर, मतलब देसी, और FL2 का मतलब होता है फॉरेन लीकर। बड़े जानकार हैं सर आप। हाँ, नहीं तो काम किया है, वो सारे घोटाले खोले हैं, वो सारे घोटाले खोले इसलिए जानकारी है वो सारे। अब आप रवन्ना समझते होंगे। हाँ। तो रवन्ना क्या है? रवन्ना किसे कहते हैं? आप ही बताइए सर। अरे जो खनन में ट्रक लेके चलते हैं उनके पास 3 रसीदें होती हैं। खनन और आबकारी के तो आप मास्टर। अरे हाँ, तो आप भी उसके मास्टर बन जाइए, उसमें कौन सी दिक्कत है, आप भी मास्टर बन। तो जानकारी की बात है। अगर आज मैं कानून की BNS की धाराएं आपको बनाने लगूंगा तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्रिमिनल है। तो उस समय माया टैक्स लिया जाता था। हाँ। एक काम था जो हो नहीं रहा था। हाँ। एक गैदरिंग थी जिसमें मैं भी मौजूद था। हाँ। मायावती के भाई आनंद कुमार भी मौजूद थे और पोंटी चड्ढा सामने खड़े थे। अच्छा, आप थे? मैं उस गैदरिंग में था। अच्छा, वो वक्त था जब पोंटी चड्ढा, चाहे मोहन मिकीन्स हो, चाहे जॉनी वॉकर हो, कोई भी दारू हो, वो दारू अगर दुकानदार को खरीदनी है तो पोंटी चड्ढा से खरीदेगा। और ज्यादातर यानी 80% के आसपास जो शराब के ठेके हैं वो भी पोंटी चड्ढा के पास भी है। यानी फुटकर भी मेरा, थोक भी मेरा। ठीक है, अब यहां पर जब वो खड़े थे एक काम था जो नहीं हो रहा था। अच्छा, आनंद कुमार आए और बाबू सिंह कुशवाहा उनके पैर छूते थे। आनंद कुमार मतलब मायावती के भाई। तो बाबू, अच्छा, हाँ, तो जैसे ही आनंद कुमार के पैर बाबू सिंह कुशवाहा ने चुने, आनंद कुमार ने ऐसे कहा, रे हमारे पैर मत छुआ करिए, अब तो आप हमारा काम ही नहीं करते हैं, क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आप हमारा काम करेंगे? अरे बाप रे बाप, आनंद कुमार का जलजला था। मायावती का सगा भाई था जिसको मायावती मुंह लगा के रखी थी, वो बाबू सिंह कुशवाहा से कह दे कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हमारा काम करेंगे। ये वो कपकपाहट थी कि बाबू सिंह कुशवाहा को उस वक्त समझ में आ गया होगा कि अब हम गए, यानी नाराजगी इस स्तर पर हो चुकी है। महज 3 से 4 दिन के बाद पूरा जो खनन था
उस पूरे खनन की वसूली का काम किसको दिया गया? पोंटी चड्ढा को। उसी घटनाक्रम के बाद? उसी घटनाक्रम के बाद। इसके बाद जब जाकर बाबू सिंह कुशवाहा ने मायावती के सामने सरेंडर किया और बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, तब वो जो केंद्र से पैसा आता था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, वो 10,000 करोड़ रुपया था। वो 10,000 करोड़ रुपया केवल माओ के लिए था, ग्रामीण इलाकों के लिए था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण इलाकों के लिए कहा। अब ये मत कहिएगा कि आपको नहीं, उसका तो आपने पूरा घोटाला ही खोल रहा है। अरे तो बस यही सही कह रहा हूँ, खनन का भी सबसे ज्यादा घोटाला खोला था और शराब का भी सबसे ज्यादा खोला था। उस वक्त तो हम लोग दिल्ली में थे, देखते थे वो आपने NRHM घोटाले की तो ऐसी की तैसी कर दी थी। तो वो NRHM जो आया, तो उस पैसे को खर्च करने की पावर किसके पास थी? CMO के पास। वहां पे मायावती ने सोचा कि हमने बाबू सिंह के साथ गलत कर दिया, इस कान से सुना था तो सजा दे दी, इस कान में बाबू सिंह ने कहा तो माफ भी किया। तब उन्होंने NRHM को 2 हिस्सों में बांटा कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका CMO अलग और NRHM का CMO अलग बने। NRHM का CMO अलग अलग। अब हर जिले में 2 CMO हो गए। इतिहास में पहली बार, इतिहास में पहली बार 2 CMO हो गए। न भूतो न भविष्य, कभी नहीं हुआ। जैसे कभी नहीं हुआ कि जैसे इस सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बना दिया है, कभी नहीं हुआ इतिहास में आज तक। मतलब ऐसे हो जाना कि एक जिले में 2 DM वो कर दिया। एक के पास केवल NRHM और एक के पास केवल स्वास्थ्य विभाग। अब इसी में जब एक ही CMO के अंडर में दवा के सप्लायर भी थे, ठेकेदार भी थे, हॉस्पिटल ठीक भी करते थे, पंखा लगाते थे, कंप्यूटर लगाते थे, ऑपरेशन थिएटर बनाते थे, उन ठेकेदारों के सामने समस्या खड़ी हो गई कि इस नए वाले CMO से हम काम लें तो कैसे, ये तो हमारा काम कर ही नहीं रहा, वो तो अपने ठेकेदार ला रहा है। इस ठेकेदारी की बंदर बाट में, इस ठेकेदारी की दुश्मनी में और पुराना पेमेंट ना होने की जिद में पहले CMO मारे गए बच्ची लाल नहीं, एक तो मारे गए सिंह सचान, साहब, एक तो सिंह नहीं, सचान जेल में है। सचान जेल में है। मैं देखिए नाम बोल रहा हूं। एक CMO कुत्ता टहलाते, वो पहले CMO थे लखनऊ के, उनको मारा गया कुत्ता टहलाते हुए। फिर उनके मौत के बाद दूसरा CMO BP सिंह को बनाया गया। ठीक कुत्ता टहला रहे थे, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे, ठीक वैसे ही उनको भी मारा गया। वो भी मरे। यही लखनऊ में गोली मार के मार दिया गया, डे लाइट मर्डर दोनों CMO के। NRHM के 2 CMO मार दिए गए और NRHM के 2 CMO मारने के बाद एक डिप्टी CMO सचान जो था, उसने एक पर्ची भेजी और कहा कि हमको अगर फंसाया गया तो हम सारा राज खोल देंगे। रात में वो भी मर गया, रात ही में जेल में मर गया। 12 जगह से आर्टरी काटे था पूरी शरीर की, और बाद में अपनी बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा दी। क्या रंगबाजी थी भाई साहब, क्या स्क्रिप्ट थी। और उस NRHM ने चियां बियां कर दिया मायावती के पूरे सिस्टम को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनके लोगों को, सबको चियां बियां कर दिया। और ये सारे ऑफिसर्स जो सब एक दूसरे, शशांक शेखर नसीमुद्दीन के दुश्मन नसीमुद्दीन, बाबू सिंह कुशवाहा के दुश्मन बाबू सिंह कुशवाहा, नेतराम के दुश्मन फतेह बहादुर, इनके दुश्मन, सारे दुश्मन एक हो गए। शशांक शेखर मिश्रा जी के दुश्मन, ये सारे दुश्मन एक एक करके एक एक को निपटाने लगे। आप समझ रहे हैं? मैं आपका दुश्मन, आप मेरे दुश्मन, लेकिन तीसरा जो दुश्मन है, हम इसको पहले मार देते तो हम और आप एक हो गए। जैसे वो मरा, अब हमने गैंग अप होंगे कि हम आपको कैसे मारेंगे, आप हमको कैसे मारेंगे। ये इसमें किसी की हत्या नहीं हुई, ये वाली पॉलिटिकल हत्या किसी की नहीं हुई। इन कारणों से मायावती बिखर गई। NRHM में पूरी सरकार चली गई उनकी। उसके बाद वो दोबारा लौट के नहीं आई। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जिस मायावती का डंका बजता था, उसने डे लाइट मर्डर और जेल में मर्डर, 105 के आसपास ठेकेदार, बाबू सिंह कुशवाहा खुद, तमाम लीडर, इंजीनियर, IAS, प्रदीप शुक्ला, सब जेल भेज दिए गए। घोटाले पे घोटाले खुलते रहे और उसके बाद मायावती तितर बितर हो गई। और वो तितर बितर होना भारतीय जनता पार्टी के पास उनका रिमोट हो जाना। यहीं पर राहुल गांधी ने आके कहा था ना, ये वो हाथी है जो न चलता है, न बैठता है, न उठता है, सिर्फ पैसा खाता है। और कांग्रेस से उनका ये दोस्ती थी मायावती की, वो टूटी, लोग टूटे, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोग किनारे हो गए, सब लोग तितर बितर हो गए। अब मायावती फिर एक बार उन सबको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि एक बार फिर
घंटा बज सके, हाथी बढ़ सके, चाहे ब्राह्मण शंख बजाए या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वोट लेकर आए, या दलित जो इंतजार कर रहा है शायद फिर इंटैक्ट हो जाए और शायद एक बार फिर मायावती का राजनीति में पुनर्वापसी हो पाए। यह है मिशन 2027 बहन जी, बहन मायावती जी। मायावती। क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ी बैठक की है पिछड़ा समाज। और कोई कमजोर ना समझे, ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना और मायावती के अंदर आज भी उतना लोहा बाकी है कि सबको सीखचों में बंद कर देंगी और न जाने क्या जादू चलते हैं।